दोस्तों नमस्कार। हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास। ऐसे हम जो पहले पढ़ चुके हैं उसके बाद रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके आगे जो टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। उसके आगे का भाग पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने पढ़ा था भाषा का विकास क्रम में हम लोग पढ़ते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास टॉपिक में भाषा का जब विकास क्रम पढ़ रहे थे तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट से जो हमारे क्वेश्चन बने थे वो खत्म हो चुके थे। यहाँ खैर हमने बताया था कि हिंदी भाषा का विकास अपभ्रंश भाषा से हुआ है, तो हम लोग अपभ्रंश के भेद पढ़ रहे थे। ठीक है, तो अपभ्रंश के भेद जो हमने पढ़ा था वहाँ पे सौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश और अर्धमागधी अपभ्रंश। ठीक है, हम थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे। हमने पढ़ा जो अपभ्रंश के हमने भेद पढ़ा था, तो यहाँ पे क्या है सौरसेनी अपभ्रंश, यहाँ पे मागधी अपभ्रंश और अर्धमागधी अपभ्रंश। ठीक है, हम यहाँ पढ़े थे सौरसेनी अपभ्रंश। ये जो सौरसेनी अपभ्रंश हमने बताया था कि जो हमारे यहाँ पे हिंदी है, इस हिंदी के अंतर्गत हमारी 5 उपभाषा है, 5 उपभाषा है और 17 बोलियां हैं। ठीक है, हमने बोल दिया कि जैसे 17 जगह जगह आपको 18 में मिलते हैं, तो दोनों को ध्यान रखना, चाहे 17 रहे चाहे 18 रहे। ठीक है, तो यहाँ पे जो 5 उपभाषा 17 बोलियां हैं, तो हमने यहाँ पे जो देखा था अपभ्रंश के भेद सौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश और अर्धमागधी अपभ्रंश। ठीक है, इसमें पढ़ा जो उपभाषा उस उपभाषा हमारी 5 उपभाषा कौन कौन सी होती है, तो कहता राजस्थानी उपभाषा है, पश्चिमी हिंदी उपभाषा है और पहाड़ी उपभाषा है और बिहारी उपभाषा है और पूर्वी हिंदी उपभाषा है। ठीक है, लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछता है कि जो राजस्थानी उपभाषा है वो किस अपभ्रंश के भेद से निकली है, तो अपभ्रंश के भेद हमने क्या लिखा, सौरसेनी अपभ्रंश। और सौरसेनी अपभ्रंश से हमारे 3 उपभाषाएं आती हैं, कौन कौन सी, राजस्थानी उपभाषा है, पश्चिमी हिंदी उपभाषा और पहाड़ी हिंदी उपभाषा। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, मागधी अपभ्रंश से कौन सी उपभाषा निकल के आती है, तो मागधी अपभ्रंश से हमने क्या पढ़ा, चौथा हमारा क्या था, बिहारी है। ठीक है, और यहाँ पे अर्धमागधी अपभ्रंश से क्या निकल के आता है, पूर्वी हिंदी। हम आपको बता चुके हैं, लॉजिकली की ध्यान रखना है, इसमें होता क्या कि मागधी अपभ्रंश और अर्धमागधी अपभ्रंश में थोड़ा सा भ्रम होता है कि इसमें और इसमें की मतलब इसमें कौन बिहारी किस में आता है और पूर्वी हिंदी किस में आता है। तो लॉजिकली हमने समझाया था कि यहाँ पे मागधी हमारे क्या है, 3 वर्ड है। ठीक है, और यहाँ पे अर्धमागधी हमारे क्या है, यहाँ पे एक अर्धवर्ड है, यहाँ पे इसमें 3 वर्ड है और बिहारी में भी हमारे क्या है, 3 वर्ड है। ठीक है, इसलिए हमको समझ जाना है कि जो मागधी अपभ्रंश में हमारा कौन आएगा, बिहारी आएगा, और पूर्वी हिंदी में हमारा क्या है, अर्धवर्ड है, और यहाँ भी क्या है, अर्धवर्ड है। तो यहाँ पूर्वी हिंदी में कौन, अर्धमागधी अपभ्रंश में कौन आएगा, तो कौन सी उपभाषा आएगी, तो यहाँ पे पूर्वी हिंदी आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, यहाँ पे हमने बताया भी था राजस्थानी जो उपभाषा उसके अंदर हमारी 4 बोलियां आती हैं। वो 4 बोलियां कौन कौन सी हैं, तो पूर्वी राजस्थानी पढ़ा था। पूर्वी राजस्थानी का दूसरा नाम हमारा क्या होता है, जयपुरिया होता है, और जयपुरिया का भी एक नाम होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ढूंढाली। ठीक है, आगे आता है यहाँ पे पश्चिमी राजस्थानी, और पश्चिमी राजस्थानी का दूसरा नाम क्या होता है, तो मारवाड़ी। ठीक है, या कह सकते तीसरा हमारा क्या है, तो उत्तरी राजस्थानी, और उत्तरी राजस्थानी का दूसरा नाम क्या है, तो मेवाती, और यहाँ पे दक्षिणी राजस्थानी का दक्षिणी राजस्थानी का दूसरा नाम क्या है, तो मालवी। ठीक है, हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो जयपुरिया है, जो जयपुरिया बोली है वो किस उपभाषा से निकल के आई, क्या बोलेंगे आपसे, राजस्थानी से। या क्वेश्चन बोलेगा कि जो पूर्वी राजस्थानी है वो इस अपभ्रंश के भेद से निकला है, तो क्या बोलना है, सौरसेनी, क्योंकि सौरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी निकला है और राजस्थानी से ये निकले हैं, तेरी राजस्थानी के अंतर्गत आने वाले सब के सब कहाँ चले जाएंगे, सौरसेनी अपभ्रंश में। ठीक है, या कह सकते हैं पश्चिमी हिंदी को भी अभी पढ़ेंगे, तो पश्चिमी हिंदी से भी आने वाली जितनी बोलियां होंगी, अगर पूछेगा कि पश्चिमी हिंदी से जो निकली बोली है वो किस अपभ्रंश के भेद से आएगी, तो उसे क्या बोलेंगे, सौरसेनी अपभ्रंश। वैसे पहाड़ी के साथ भी यही सेम क्रम होगा। ठीक है, तो इतना हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, इसलिए इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिएगा हम आज पढ़ रहे हैं पश्चिमी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो हमारी बोलियां होती हैं वो कितनी होती है, तो 5। ठीक है, वो 5 बोली कौन कौन सी होती है, तो इसमें हमारा पहला होता है पहला हमारा है ब्रज बोली। ब्रज बोली, ठीक है, तो जो हमारा ब्रज बोली है, या कह सकते हैं इसको ब्रज भाषा भी कह सकते हैं, ब्रज भाषा। दूसरा हमारा क्या है, हरियाणवी। तीसरा हमारा है खड़ी बोली, और चौथा हमारा है बुंदेली, और पांचवा हमारा है कन्नौजी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ब्रज भाषा, हरियाणवी, खड़ी बोली और बुंदेली और कनौजी। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखना है। जो ब्रज भाषा बोली है, ब्रज भाषा है वो किस अपभ्रंश के भेद से निकला, तो क्या बोलना है, सॉरी किस उपभाषा से निकला, क्या बोलना, पश्चिमी हिंदी। या पूछेगा किस अपभ्रंश के भेद से निकला, तो क्या बोलेंगे, सौरसेनी अपभ्रंश। ठीक है, आगे ये इसी तरह से हर किसी के साथ क्वेश्चन करेगा, थोड़ा ध्यान रखना है।
यहाँ पे ध्यान रखना है खैर ब्रजभाषा हम जैसे जानते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें 3 भाषाएं बहुत विशेष मिलेंगी। ब्रजभाषा होती है, अवधी भाषा होती है और खड़ी बोली होती है, ठीक है। तो इनसे क्वेश्चन विशेष पूछता है। खैर पीसीएस के एग्जाम यहाँ से जनरली क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं कि ब्रजभाषा किस विशेष क्षेत्रों में बोला जाता है। तो ध्यान रखना यहाँ पे जो मथुरा है, मथुरा हमारा जो विशेष क्षेत्र है ब्रजभाषा के लिए, तो क्वेश्चन बनता है कि ब्रजभाषा विशेष क्षेत्र में बोली जाती है, वो विशेष क्षेत्र कौन सा है, या मथुरा में कौन सी भाषा बोली, तो वहाँ क्या बोलेंगे, ब्रजभाषा, ठीक है। फिर हरियाणा के लिए आप जानते हैं, तो हरियाणा जो है उसको जो हरियाणवी हम बोल रहे हैं, हरियाणा में बोली जाने बोली क्या बोलते हैं, हरियाणवी, ठीक है। यहाँ पे इसका उपनाम होता है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है इसलिए ध्यान रखेंगे, इसका नाम होता है बांगरू। क्या बोलेंगे, बांगरू। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है बांगरू किसका उपनाम है, तो क्या बोलेंगे, हरियाणवी का। या जो बांगरू बोली है वो किस अपभ्रंश के भेद से बोली जाती है, किस अपभ्रंश के भेद के अंतर्गत आती है, तो वहाँ क्या बोलेंगे, सौरसेनी अपभ्रंश। या पूछेगा जो बांगरू बोली है वो किस उपभाषा में आएगी, तो यहाँ क्या बोलेंगे, पश्चिमी हिंदी, ठीक। खड़ी बोली, इस खड़ी बोली को ध्यान रखना है, जिसको हम लोग हिंदी बोलते हैं इसी को हम लोग खड़ी बोल रहे हैं। इसका भी एक उपनाम होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कौरवी। क्या बोलते हैं, कौरवी। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। जो कौरवी बोली है इसका दूसरा नाम क्या है, तो क्या बोलेंगे, खड़ी बोली। या खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है, तो कौरवी। यहाँ से क्वेश्चन भी सेम बनता है, जो खड़ी बोली है, खड़ी बोली जो बोली है वो किस उपभाषा के भेद से, किस उपभाषा से निकली, तो क्या बोलेंगे, पश्चिमी हिंदी। या क्वेश्चन घुमा देगा, जो खड़ी बोली है वो किस अपभ्रंश के भेद से निकला, तो क्या बोलेंगे, सौरसेनी अपभ्रंश, ठीक है। आगे आते हैं बुंदेली और कन्नौजी, ठीक है। खैर यहाँ से आप समझना, जैसे हम वहाँ पे इतिहास पढ़े हैं, बुंदेल और कन्नौज का नाम जानते हैं, तो यहाँ पे बोली जाने वाली बोली भी हमारी किसके अंतर्गत आती है, तो वहाँ कहता है पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन एक और बनता है, ध्यान रखना है, जो खड़ी बोली और कौरवी है वो उसका भी विशेष क्षेत्र पूछता है, ये किस विशेष क्षेत्र से बोली जाती है। वहाँ पे हमारा आता है दिल्ली या मेरठ, दिल्ली या मेरठ, ठीक है। आपको ध्यान रखना है दिल्ली और मेरठ, और यहाँ पे ब्रजभाषा के लिए क्या रखना, मथुरा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखना है, दिल्ली या मेरठ में विशेष क्षेत्र में बोली जाने बोली का नाम क्या है, तो खड़ी बोली। या खड़ी बोली किस विशेष क्षेत्र में बोली है, तो वहाँ क्या बोला, दिल्ली या मेरठ, ठीक है। आगे ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियों की संख्या कितनी है, तो 5। या कौन कौन सी है, तो ध्यान रखना है, ब्रजभाषा, हरियाणवी, खड़ी बोली, बुंदेली और कन्नौजी। कभी पूछ लेता है बांगुरी किसका उपनाम है, तो हरियाणवी का, और कौरवी किसका उपनाम है, तो खड़ी बोली का। या खड़ी बोली किस उपभाषा के अंतर्गत है, तो वहाँ क्या बोलना है, पश्चिमी हिंदी। या क्वेश्चन पूछेगा जो कौरवी बोली है वो किस अपभ्रंश के भेद से निकली है, तो वहाँ क्या बोलना है, सौरसेनी अपभ्रंश, ठीक है। आगे तो आपको इतना समझ में आ गया कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत निकलने वाली बोलियां कितनी होती हैं, 5। वो 5 कौन कौन सी, ब्रजभाषा, हरियाणवी, खड़ी बोली, बुंदेली और कन्नौजी। इसका उपनाम ध्यान रखना है, खड़ी बोली का उपनाम कौरवी है और हरियाणवी का उपनाम क्या है, बांगरू है, ठीक है। इसका विशेष क्षेत्र मथुरा है और इसका विशेष क्षेत्र क्या, दिल्ली या मेरठ है, ठीक। आगे चल रहे, अगला हमारा है पहाड़ी। जो हमारी पहाड़ी उपभाषा होती है, इस पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत ध्यान रखना, अगर यहाँ पे आप 17 समझ रहे हैं तो यहाँ पे आपको 2 बताना चाहिए, और यहाँ पे अगर आप 18 बोली बोल रहे हैं तो आपको यहाँ पे 3 बताना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे पहले समझते हैं 2, फिर बाद में तीसरा बताएंगे। यहाँ पे समझना, ध्यान रखना है, यहाँ पे जो हमारी पहाड़ी उपभाषा होती है इसके अंदर आने जो बोली है उसमें पहला हमारा क्या है, कुमाऊली, और दूसरा हमारा होता है गढ़वाली। पहला क्या है, कुमाऊली, और दूसरा क्या है, गढ़वाली। अगर वहाँ पे हम 3 काउंटिंग करें तो उसमें कौन आ जाता है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, तीसरा हमारा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नेपाली। एक हमारा है कुमाऊली, दूसरा है गढ़वाली, तीसरा है नेपाली। ध्यान रखना है, जब यहाँ पे 18 बताएंगे तो वहाँ पे नेपाली को ऐड कर लेते हैं, और जब वहाँ पे 17 बताएंगे तो वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे सिर्फ 2 को बताते हैं, कुमाऊली और गढ़वाली, ठीक है। अब आप ध्यान रखना है, जैसे कि आप भी जानते हैं कि जो नेपाली जो बोली होती है वो संविधान संशोधन जब होता है तो उसमें ऐड किया जाता है, और यहाँ पे हम बात कहाँ कर रहे हैं, सन 1000 के इर्द गिर्द की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, कभी कभी नेपाली के लोग ऐड नहीं करते हैं, लेकिन नेपाल जो क्षेत्र है वो क्या है, पहाड़ी क्षेत्र के होने की वजह से लोगों का मानना है कि वहाँ भी एक बोली बोली जाती होगी या बोली जाती रही होगी, इसलिए यहाँ से भी इसमें कभी कभी लोग ऐड कर लेते हैं। कभी कभी कुछ लोग नहीं मानते, अगर मानेंगे तो वहाँ पे 18 बताएंगे, और नहीं मानेंगे तो क्या बोलेंगे, 17 बताएंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ विवाद होता है, कुछ लोग 17 मान लेते हैं, कुछ लोग 18 मान लेते हैं, ठीक है। तो इतना समझेगा। आपसे पूछेगा पहाड़ी के अंदर आने वाली कौन है, क्या बोलेंगे, कुमाऊली और गढ़वाली। अगर यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ध्यान रखना है, पश्चिमी आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बिहारी इंपॉर्टेंट ज़्यादा होगा, और पूर्वी हिंदी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। खैर पहाड़ी और राजस्थानी से क्वेश्चन थोड़ी कम बनते हैं, और पश्चिमी, बिहारी और पूर्वी से ज़्यादा बनते हैं, इसलिए इन तीनों को ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं बिहारी पे।
जो बिहारी बोली आती है, बिहारी जो उपभाषा होती है, इस बिहारी उपभाषा के अंदर कितनी बोली बोली जाती है, तो वहाँ पे क्या होते हैं, 3 बोली। ठीक है, वो 3 बोली कौन कौन सी होती है, तो इसमें हमारा पहला आता है मैथिली, दूसरा होता है मगही, तीसरा होता है भोजपुरी। भोजपुरी, ठीक है, मैथिली, मगही और भोजपुरी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखना है जो मैथिली बोली है वो किस उपभाषा से निकली, क्या ध्यान रखना है, बिहारी से। या जो मैथिली बोली है वो किस अपभ्रंश के भेद से निकली, तो ये बिहारी किससे आया, तो मागधी अपभ्रंश से। तो जाहिर सी बात वहाँ पे अगर पूछेगा किस अपभ्रंश के भेद से निकला है, तो वहाँ क्या बोलेंगे, तो मागधी अपभ्रंश। ठीक है, इस क्रम को ध्यान रखना है। जब भी आपको देखना है कि किस उपभाषा से निकला और ये उपभाषा किस अपभ्रंश के भेद से निकला है, तो आपको वहीं पे क्रम ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा जो मैथिली बोली है, मैथिली बोली किस उपभाषा से क्या बोलने हैं, बिहारी से। और बिहारी जो उपभाषा किससे निकल रही है, तो कह रहे हैं मागधी अपभ्रंश से। यानी कहने का मतलब यहाँ से क्वेश्चन चाहे तो डायरेक्ट पूछे कि जो मागधी या भोजपुरी है वो किस अपभ्रंश के भेद से, तो क्या देंगे, मागधी अपभ्रंश से। या पूछे कि जो मैथिली, मगही और भोजपुरी है वो किस उपभाषा से निकल कर क्या बोलेंगे, बिहारी। अब यहाँ पे कैसे समझेंगे वो समझना, जैसे आप देखना है मिथिला आप नाम सुने होंगे हिस्ट्री में, या जो मगध है वो नाम सुने होंगे, और भोजपुर हम लोग नाम सुने हैं। ठीक है, तो मिथिला जो स्थान है, जो हम राजा जनक का स्थान भी मानते हैं, तो उस मिथिला जो स्थान, उस मिथिला में बोली जाने बोली क्या बोलते हैं, मैथिली। और मगध में बोली जाने बोली क्या बोलते हैं, तो मगही। और भोजपुर में बोली जाने बोली क्या बोलते थे, भोजपुरी। और ये तीनों क्षेत्र है कहाँ, तो बिहार वाले क्षेत्र में। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना, ये थोड़ा समझना आसान हो जाता है कि ये किस उपभाषा के अंतर्गत आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर उपभाषा पूछे तो क्या बोलना है, बिहारी। लेकिन ध्यान रखना यहाँ से जल्दी क्वेश्चन क्या पूछ लेता है, अपभ्रंश से। ठीक है, तो आपसे पूछ देगा जो मैथिली बोली है वो किस अपभ्रंश से निकला, तो क्या बोलेंगे, मागधी अपभ्रंश से। ठीक है, आगे चल, इतना समझ आया। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा बन जाता है, इसलिए मैथिली से, क्योंकि मैथिली बहुत थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे जो मैथिली बोली होती है, इसमें एक जब ये मैथिली धीरे धीरे, मैथिली बोली का धीरे धीरे विकास होता है, तो इसमें एक रचनाकार होते हैं जिनका नाम होता है विद्यापति। विद्यापति, खैर विद्यापति को हम लोग यहाँ पे अवहट्ट में पढ़ भी चुके हैं कि अवहट्ट भाषा में विद्यापति ने 2 रचना लिखी थी, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। लेकिन यहाँ पे जो विद्यापति थे मैथिली भाषा में एक रचना लिखने, उस रचना का नाम होता है पदावली। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन पूछता है जो पदावली नामक रचना वो किस रचनाकार की, तो क्या बोलेंगे, विद्यापति की। लेकिन विद्यापति ने पदावली नामक रचना के लिए कौन सी भाषा चुना, तो यहाँ क्या बोलेंगे, तो मैथिली। ठीक है, तर्क में क्वेश्चन क्या बनता है वो समझिएगा। पदावली नामक रचना किस भाषा में लिखी गई, तो क्या बोलेंगे, मैथिली में। और पदावली नामक रचना किसने लिखा है, तो विद्यापति ने। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे भी कीर्तिलता मैंने पढ़ा है, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। हमसे क्या पूछ रहे हैं, कीर्तिलता या कीर्ति पताका किसकी रचना, तो वहां भी क्या बोलेंगे, विद्यापति को, विद्यापति को। ठीक है, कीर्तिलता और कीर्ति पताका किसकी रचना, क्या बोलेंगे, विद्यापति को। और यहाँ पदावली भी रचना किसकी है, विद्यापति की। लेकिन कहीं भी क्वेश्चन घुमा देता है कि कीर्तिलता विद्यापति ने किस भाषा में लिखा, तो क्या बोलेंगे, अवहट्ट भाषा में। और पदावली नामक रचना विद्यापति ने किस भाषा में लिखा, तो क्या बोलेंगे, मैथिली भाषा में। ठीक है, और ध्यान रखना है जो ये विद्यापति की कीर्तिलता और कीर्ति पताका नामक रचना थी, और विद्यापति की जो पदावली नामक रचना थी, तो इन दोनों की अपेक्षा ये रचना ज्यादा प्रसिद्ध होती है। और किस भाषा में लिख रहे हैं, तो मैथिली भाषा में। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन और बन जाता है, मैथिल कोकिल। क्वेश्चन पूछता है हमसे कि मैथिल कोकिल की उपाधि किस कवि को दी जाती है, तो वहाँ क्या बोलेंगे, तो विद्यापति को। या क्वेश्चन घुमा देगा कि विद्यापति को मैथिल कोकिल की उपाधि किस रचना के आधार पर दी गई, तो वहाँ क्या बोलेंगे, पदावली। या क्वेश्चन पूछ लेगा पदावली नामक रचना पे विद्यापति को कौन सी उपाधि दी गई, तो क्या बोलेंगे, मैथिल कोकिल। क्यों, कि पदावली नामक रचना किस भाषा में लिखे हैं, तो मैथिली में। और मैथिली में लिखने वाले कौन होते, तो विद्यापति। तो इसलिए क्वेश्चन बनता है कि विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। जैसे सरोजिनी नायडू को क्या बोलते हैं, भारत कोकिला। और यहाँ पे क्या बोलेंगे, तो पदावली नामक रचना पे जब विद्यापति ने जो मैथिली भाषा में पदावली नामक रचना पे जो पदावली नामक जो रचना लिखी है वो क्या लिखा है, तो मैथिल कोकिल क्या दी गई, तो उपाधि। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ लेता है मैथिल कोकिल की उपाधि किससे दी गई, तो क्या बोलेंगे, विद्यापति को। किस रचना के आधार पे, तो पदावली। ठीक है, आगे चल रहे हैं। अगला हमारा है मगही, और हमारा यहाँ पे क्या है, भोजपुरी। ठीक है, हमसे क्वेश्चन यहाँ से कहीं पूछता है कि जो मगही बोली है वो किस भाषा में आएगा, तो क्या बोलेंगे वहाँ पे, बिहारी। या भोजपुरी है किस में आएगा, तो बिहारी। ठीक है, या पूछ लेगा मगही जो बोली है वो किस अपभ्रंश के अंतर्गत है, क्या बोलेंगे, मागधी अपभ्रंश। ठीक है, अब यहाँ हमारा बिहारी भी खत्म होता है, अब चल रहे होते हैं पूर्वी हिंदी।
पूर्वी हिंदी के अंतर्गत भी हमारी क्या होती हैं, 3 बोलियां होती हैं, ठीक है। अब वो 3 बोलियां कौन कौन सी होती हैं ध्यान रखेंगे। पहला हमारा वहाँ पे है अवधी, दूसरा हमारा है छत्तीसगढ़ी, तीसरा हमारा है बघेली, ठीक है। इन दोनों से थोड़ा क्वेश्चन कम बनते हैं, इन दोनों से क्वेश्चन थोड़ा कम बनते हैं, लेकिन इससे क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा बनता है, इसलिए ध्यान रखना है, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझना है। जो अवधी बोली है वो किस उपभाषा से निकलती है, आप यहाँ पे पूर्वी हिंदी, ठीक है। या इस अवधि का दूसरा नाम भी होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कोसली। क्या बोलते हैं, कोसली। जैसे हमने आपको पहले बता दिया था, वहाँ पे क्या है, 3 भाषाएं बहुत विशेष होती हैं, एक ब्रज भाषा, एक अवधी भाषा, एक खड़ी बोली, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते रहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ जैसे वहाँ ब्रज भाषा से पूछता है, विशेष स्थान या क्षेत्र पूछते हैं तो मथुरा बताते हैं, और खड़ी बोली या कौरवी को बोले तो क्या बोलना है, वहाँ पे दिल्ली या मेरठ बोलना है। और यहाँ पे अगर अवधि को पूछे तो वहाँ क्या बोलना है, तो लखनऊ, लखनऊ, ठीक है। जैसे देखना अवध तो हम लोग वहाँ पे हिस्ट्री में जानते हैं कि नहीं, अयोध्या की बोल रहे होते हैं, लेकिन देखना इस टाइम क्या होता है, जगह जगह कह सकते हैं खंडन होने की वजह से या उस स्थान का विभाजन होने की वजह से वहाँ पे क्या बोलते हैं। आज हमसे क्वेश्चन पूछता है कि अवध के नाम से जाना जाता है तो वहाँ क्या बोलेंगे, लखनऊ। या अवधी बोली बोली जाती है तो वहाँ क्या बोलेंगे, अवधी बोली बोली तो क्या बोलेंगे, लखनऊ, ठीक है। या कह सकते हैं लखनऊ का एक नाम इस भी समझ सकते हैं, अवध भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, अवध। और हमने आपको बताया था कि जैसे पंजाब में बोली जाने वाली को पंजाबी, और गुजरात में बोली जाने वाली को गुजराती, उसी तरह से अवध में बोली जाने वाली बोली को हम क्या बोल रहे हैं, तो अवधी, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रखेंगे, आपसे पूछेगा कि अवधि का विशेष क्षेत्र या अवधि बोली जाने वाली भाषा का विशेष क्षेत्र क्या बोलेंगे, वहाँ पे लखनऊ बोलेंगे। या आपसे क्वेश्चन घुमा देगा कि अवधि भाषा का दूसरा नाम क्या है, तो कोसली। या क्वेश्चन घुमा देगा कोसली अवधि भाषा जो है वो किस अवधि जो बोली है वो किस उपभाषा से निकली, क्या बोलेंगे, पूर्वी हिंदी। या पूछेगा जो अवधि बोली है वो किस अपभ्रंश के भेद से निकले, तो हम क्या बोले, अर्धमागधी अपभ्रंश, ठीक है। ये हमारा जो हमारे पास ये 5 भाषा 17 बोलियां या 18 बोलियां थी, वो लगभग वहाँ यहाँ पे पूर्ण होती हैं। खैर यहाँ पे छत्तीसगढ़ और बघेली से क्वेश्चन ज़्यादा कम पूछता है, यहाँ से ज़्यादा नहीं पूछता है। अवधि से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ ले, इस क्वेश्चन अवधि पे विशेष ध्यान रखेंगे। बाकी जो नीचे वाले हमारे सारे क्वेश्चन थे वो लगभग पूर्ण होते हैं यहाँ पे। यानी हिंदी साहित्य के इतिहास में जो यहाँ पे अवहट्ट के बाद जो हमारी हिंदी आने वाली थी, यानी हिंदी के अंदर का 5 भाषा 17 बोलियां या कह सकते हैं 18 बोलियां, वो लगभग यहाँ पे पूर्ण होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारी ये वाला टॉपिक था या कह सकते हैं यहाँ पे जो भ्रंश के भेद से वो लगभग पूर्ण होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा वीडियो बनेगा, अब यहाँ पे जो हिंदी हमारा है, अब यहाँ पे इसके हिंदी के विभाजन के बारे में बातचीत करेंगे। फिर यहाँ पे काउंटिंग करा देते हैं, जो हमारी 5 उपभाषा होती है कौन कौन सी है, राजस्थानी, पश्चिमी, पहाड़ी, बिहारी और पूर्वी हिंदी है। किसके भेद से निकला है, तो जो हमारे यहाँ पे शॉर्ट से नहीं अपभ्रंश उसके 3 निकला है, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी और पहाड़ी निकला है। और मागधी अपभ्रंश से हमारा क्या है, बिहारी आया है। और यहाँ पे अर्ध मागधी से हमारा क्या है, पूर्वी हिंदी, ठीक है। तो ये हमारे क्या 5 भाषाएं होगी। और यहाँ पे 17 या 18 बोली कौन कौन सी वो समझना है। यहाँ पे क्या है, राजस्थानी से हमारे 4 निकल के आई हैं, पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी। उनका उपनाम अगर बोले तो पूर्वी का जयपुरिया, पश्चिमी का मारवाड़ी, और उत्तरी का मेवाती, और दक्षिणी का मालवी, ठीक है। यहाँ पे क्या पश्चिमी हिंदी के अंदर 3 बोली आ रही है, 5 आ रही है, कौन कौन सी है, तो ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है, हरियाणवी है, बुंदेली और कन्नौजी है, ठीक है। पहाड़ी के अंतर्गत अगर आप 2 मानते हैं तो कुमाऊली और गढ़वाली जोड़िए, और वहाँ पे अगर आप 3 मानते हैं तो आप इसमें नेपाली को ऐड कर लीजिए, ठीक है, कुमाऊली, गढ़वाली और नेपाली, ठीक है। यहाँ पे क्या बिहारी के अंदर हमारी 3 बोलियाँ आ रही हैं, वो कौन कौन सी है, तो मैथिली है, मगही और भोजपुरी है, ठीक है। यहाँ पे क्या पूर्वी हिंदी के अंदर कितनी आ रही है, 3 आ रही, कौन कौन सी है, तो अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली। इस तरह से काउंटिंग करें तो 4 5 4 9, और यहाँ पे ध्यान रखना आप पहले 2 जोड़ते हैं फिर वहाँ पे 3 वाला बता देंगे, यानी 17 काउंटिंग करना है तो इसे करेंगे 5 4 9 9 2 11, 11 3 यहाँ पे हमारा होगा 14, और 14 3 17। अगर यहाँ पे 3 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 18, यानी मतलब 2 की जगह 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। यानी हमारी बोलियाँ यहाँ पे क्लियर होती हैं, 18 बोली या 17 बोली, और यहाँ पे 5 उपभाषाएं, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारी ये वाला टॉपिक था यानी अपभ्रंश के भेद, ये पूरी तरह से यहाँ पे पूर्ण होते हैं। अब इसके आगे जो हमें पढ़ना है, इसके आगे ध्यान रखना, जैसे हमने आपको पहले बता दिया कि यहाँ पे संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हट्ट से जो क्वेश्चन बने थे वो पूरी तरह से यहाँ पे पूर्ण होते हैं। अब चल रहे हैं हम लोग हिंदी पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो हिंदी भाषा से क्वेश्चन बनेगा वो कैसे बनेगा, यहाँ पे ध्यान रखना है, जब यहाँ पे हिंदी आ जाती है तो हिंदी काल का भी हम विभाजन करते हैं। हिंदी को भी 3 कालों में विभाजित करते हैं। पहला हमारा होता है आदिकाल, जिसको ऐसे करते हैं, प्राचीन काल,
या हिंदी का बंटवारा कर रहे तो वहाँ पे हिंदी लिखे तो सही है, प्राचीन हिंदी, ठीक है, प्राचीन हिंदी। यहाँ पर हमारा है मध्यकालीन हिंदी, यहाँ पे है आधुनिक हिंदी। आधुनिक हिंदी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी, तीन भागों में बांटते हैं। इसी प्राचीन हिंदी को हम बोलते हैं आदिकाल, आदिकाल, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन हमारे जनरली हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान रखना है। और ये जो टॉपिक होता है प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी, हाई स्कूल की बुक देख लें चाहे तो इंटर की बुक देख लें, उसमें जो भूमिका होती है, ये जो शुरुआत वाला 4 पेज 5 पेज होता है, उसमें हिंदी के इतिहास में दिया रहता है और आपका यही होता है आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल, ठीक है। इसके बंटवारे को बहुत अच्छे से दिया भी रहता है, काल सहित होता है। खैर हम जो पढ़ेंगे अब यहाँ पढ़ेंगे आदिकाल, यानी कह सकते हैं प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी या आधुनिक हिंदी, ठीक। तो एक एक करके एक एक काल पढ़ेंगे और एक काल में एक वीडियो हम कम से कम लेके आएंगे ताकि एक काल हमारा क्लियर हो जाए। और वहाँ पे हम अगर एक एक वीडियो करके भाग भाग में लाएंगे तो वहाँ पे हम आसानी से इसको समझ पाएंगे और उस वहाँ पे समझा पाएंगे। तो हमारा पहला हमारा यहाँ पे होगा प्राचीन हिंदी, ठीक है। तो हेडिंग करते हैं वहाँ पे प्राचीन हिंदी। बाकी यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं या हमने पढ़ा भी दिया संस्कृत पहले प्राकृत अपभ्रंश हमारे और हट्टे हमारे क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, हम पढ़ रहे हैं हम लोग हिंदी, तो हेडिंग कर देंगे प्राचीन हिंदी। और ध्यान रखना है आज के लिए वीडियो सिर्फ इतना ही, प्राचीन हिंदी हेडिंग करके छोड़ते हैं। और जब मिलेंगे तो अगले वीडियो में इसको विस्तार से पढ़ेंगे प्राचीन हिंदी को, फिर उसके बाद पढ़ेंगे मध्यकालीन को, वहाँ पढ़ेंगे आधुनिक को, ठीक है। थैंक्स।